जैसा कि आपको मालूम है कि वो नंदा देवी जहाँ से धौली गंगा में एक धारा आती है, जिस धारा के ऊपर ये डैम अभी जो एक प्रोजेक्ट चल रहा था एनटीपीसी का, जिसके लिए सुरंगें बनी हैं, तो उस धारा के पास रहने वाले लोग हैं। मैं सिर्फ कुछ बताऊं, नंदा देवी पार्क को एक संरक्षित इलाका घोषित करा गया था 1982 में, है ना। और इन्होंने ये जो लिखा है, मैं इसको वर्बेटिम पढ़ता हूँ। वर्ष 1982 में जनता के हक हुकूकों को खत्म करके अनेक प्रतिबंध लगाकर वन विभाग हमारे क्षेत्र के संरक्षण का सबसे बड़ा ठेकेदार बन गया है। शुरू में तो हम लोग आस लगाए बैठे रहे कि आखिर हमारी सरकार ने हमको लिखित में दिया है कि हमारे को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आने दी जाएगी और तमाम तरह की वैकल्पिक व्यवस्थाएं हमसे की जाएंगी। लेकिन ऐसा 1987 तक नहीं हुआ। 1987 में इस इलाके के लोगों ने, रेणी गांव के लोगों ने एक बैठक करी और जंगल के नेशनल पार्क पे क्या हो रहा है, क्योंकि उनको घुसने से मना कर दिया गया था गांव वालों को, तो ये लोग फिर वहां कोर में गए, अंदर कोर क्षेत्र में जंगल के, और इन्होंने 3 टीमें बनाई और 1993 में जंगल के जोन क्षेत्र में गई। और वहां जब इन्होंने देखा कि पेड़ कट गए हैं, जानवरों को शिकार करने के लिए फंदे बने हुए हैं और जगह जगह चूल्हे हैं कि लोग वहां बैठ रहे हैं, तो जितने पेड़ इन्होंने छोड़े थे 2082 में, 2093 तक गायब हो चुके थे। ये बात जब वहां के लोगों के संज्ञान में लाई गई अफसरान के, तो उन्होंने बोला ठीक है, जो हो चुका वो हो चुका, उसको भूल जाइए, अब आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा, समझ रहे। उसके बाद ये लिख रहे हैं कि जो भ्रष्टाचार और ये सारी चीजें जो है, तकनीक जो आप जो बात कर रहे हैं ना, ये सारी चीजें जो हैं, ये भी एक तकनीक का हिस्सा है। आपको आइडिया दे दिया कि इसको वन संरक्षण कर दीजिए, संरक्षित एरिया कर दीजिए, कि ये लोग नहीं आपकी बात मान रहे हैं। आपको ये आइडिया दे दिया गया कि साहब आपके पास लाइट बिजली आएगी तो आपको बहुत फायदा हो जाएगा। मुझे बताएं कि वहाँ जितने बांध बने हैं उसमें से कितनी मेगा यूनिट लाइट जो है वो उत्तराखंड को या हिमाचल को मिल रही है। तो वही वो बात ही मैं आपसे पूछना भी चाह रहा था कि मतलब एक बात, 2 बातें होती हैं। एक बात आपने अभी कही कि जो है वो विकास की बात जो करी है, तो एक विकास ये है कि लोगों का कहना है कि भाई पानी वहां है तो नीचे के जो लोग हैं उनका भी कुछ उस पर हक बनता है, तो बिजली विकास के लिए उनका है और हम पूरे देश की धरोहर है वो। दूसरा एक बात ये भी फिर कहते हैं कि भाई सारा विकास जो है वो हम नीचे के लोग ले, पहाड़ के लोगों का क्या विकास नहीं होना चाहिए, उनका क्या विकास पर हक नहीं है ना। और इसी के बरक्स वो ये भी कहते हैं, अभी चूंकि संघर्षनामा आपने दिखाया और वो किताब को, तो जो लोग हैं, मतलब जैसा आज मेन स्ट्रीम मीडिया है, ऐसा मेन स्ट्रीम एक भारत भी है। ये तो छूटे हुए लोग हैं, भारत की गिनती में तो है नहीं, मतलब मनुष्य की गिनती में ही नहीं है, भारत की गिनती में तो क्या है। अगर मनुष्य की गिनती में होते तो आज ये स्थिति नहीं होती। तो ये भी कहते हैं कि नहीं साहब, इन्होंने तो कोई संघर्ष किया ही नहीं है, वहां तो कोई इसके खिलाफ कोई ऐसा बड़ा संघर्ष है ही नहीं। जबकि आपने अभी एक संघर्ष का नाम लिया, चिपको आंदोलन, दूसरा है माटू संगठन जो है, विमल भाई पिछले साल ही उसके गुजरे हैं, वहां लंबे संघर्ष होते रहे। तो ये जो एक बात को भ्रम जैसा फैलाया जा रहा है कि क्या उन्हें विकास की जरूरत नहीं है, हम तो वहां गए नहीं, आप उन पूरे इलाकों में गए हो और कैसा विकास है वो आपने देखा ही है। और एक और घटना इसके साथ जोड़ दूं, फिर आपसे जवाब चाहूंगा मैं, कि एक बड़ी मजेदार बात आपने आपके इसमें लिखी है कि बतौर चेतावनी एक बात दर्ज करना जरूरी है, जोशीमठ में कई होटल वाले रात के समय मुख्य दरवाजे पर ताला जड़ किसी गुमशुदा जगह चले जाते हैं घोड़े बेच, और जाके सो जाते हैं घोड़े बेचकर। कभी कोई अनहोनी घटे तो उन्हें तलाशना नामुमकिन जानिए। आप जिस होटल में ठहरे थे वहां भी, मतलब जो आज हुआ है इसका अंदेशा उन्हें दशकों पहले से था, वो आपको बंद करके। तो ये एक मुद्दा है कि क्या उन्हें विकास नहीं चाहिए, वो इस विकास को समझ रहे थे
कि क्या स्थिति है, इसकी गंभीरता को और इसकी जो उनकी जो दुर्दशा होने वाली है। और तीसरा ये जो आक्षेप है कि जो बाकी पर्यावरणविद हैं कथित रूप से, मतलब हम तो अब सर्वोच्च न्यायालय को भी देख रहे हैं कि उसका जो निर्णय आया 4 लेन को और उसके क्या परिणाम हैं, बांध बन जाए उसको लेके रवि चोपड़ा रिपोर्ट को सब जो सर्वोच्च न्यायालय ने खुद ही गठित की थी उसको अस्वीकार किया है, जिसमें उन्होंने मना किया था। तो आप कैसे देखते हैं इन सबको, उस पूरे मूवमेंट्स को, और वहां ये जो विकास की दुहाई उनके लिए दी जा रही? देखिए, ये विकास का जो मामला है, ये जो जुमला है विकास नाम का, ये अपरिभाषित जो जुमला है ना, बेताल की कहानी जैसा है। अगर आप 70,000 या 1.25 लाख साल के अंदर होमोसेपियन आदमी यहाँ तक पहुंचा है, तो निरंतर विकास उसका अपने आप अपनी जरूरतों के अनुसार हो रहा है, होता रहा है। और हर व्यक्ति अपने जरूरत के अनुसार, हर समाज अपनी जरूरत के अनुसार चीजें इकट्ठी करता है। और चूंकि वो अपने आसपास की चीजों को जानता है, तो वो सजग होकर अपनी चीजें इकट्ठी करता है। लेकिन अभी जो विकास करने का ठेका चुनिंदा लोगों के हाथ में आ गया है, वो बताते हैं कि आपको ऐसा आप होगे तो आप विकसित हो। विकास होने, आप विकसित हो या नहीं हो, इसके मापदंड बना दिए गए। उदाहरण के लिए देखिए, एक मापदंड है कि अगर आपका घर लकड़ी का है, मट्टी का है, कच्चा है, तो वो विकास, वो घर की गिनती में नहीं है विकास की परिभाषा में। अब पहाड़ों पर घर ही ऐसे बनते हैं। अब पहाड़ों को आपको विकास विकसित दिखाना है, तो सबसे पहले आप उनका आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर बदल दीजिए, जो कि वहां बदला गया है। आप जोशीमठ में देख रहे हैं 5-5, 6-6, 7-7 मंजिला चीजें बनी हैं। और इसके अंदर जो जिनके स्वार्थ सिद्ध होते हैं, वो लोग अपने ढंग से इन चीजों को बरतते हैं, और साथ में जनता की भावनाओं को भी उद्वेलित करते हैं। देखिए, एक ये जो रोड, सड़क बनने का जो महापथ अभी बन रहा है, चार धाम महापथ, लगभग काफी कुछ बन भी चुका है। आपको मालूम ही है, सभी जानते हैं, लेकिन याद दिला दूं कि ये हमारे पीएम साहब ने 17/12/2016 को चुनावी एक तो उसके अंदर देहरादून में चार धाम मार्ग विकास परियोजना की वो करी थी घोषणा। लेकिन घोषणा के साथ उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये मार्ग 2013 में मरे केदारनाथ के जलजले में मरे लोगों को श्रद्धांजलि स्वरूप मरे लोगों, वो लोग जो मरे हैं केदार में, वो तो वहां की तथाकथित विकास जो हुआ, घाटी के साथ जो छेड़छाड़ हुई, जो त्रिपाठी जी ने जो बताया कि पेड़ कटे और उसके कारण पहाड़ धंसके, ये तो विकास के कारण हुआ। अब आपने जिस कारण से केदारनाथ घटा है, जिसकी की घोषणा हमारे पत्रकारों ने केदारनाथ घटने के 2-2.5 साल पहले कर दी थी, जो कब्रिस्तान, हिमालय में कब्रिस्तान किताब है, उसके अंदर दर्ज है, उसको संज्ञान में लिए बगैर श्रद्धांजलि स्वरूप और ज्यादा वही चीज आपने उनको पकड़ा दी, जिससे आगे जाके उनका सत्यानाश हो। ये जो बात आई समृद्ध होने का, या उन्होंने दूसरी, उसके बाद जब ये परियोजना को आगे बढ़ाया गया, तो परियोजना के जो लोग हैं, जिसमें आपने जिस इलाके की बात, जिस उसकी IIT रूड़की और इन सब तमाम जितने लोग हैं जो विकास पुरोधा हैं, उन्होंने कहा कि साहब, इसके कारण सड़क दुर्घटनाएं कम हो जाएंगी, इसके कारण सड़क दुर्घटनाओं में कमी होगी, या इसके कारण समृद्धि आएगी, और इसके कारण जो आपका पहुंचना है आपके देवालयों तक, उसमें 30 से 40 मिनट आपके बच जाएंगे। गजब। अब आप बताइए, 30 से 40 मिनट जो बचेंगे, ये जो 30 से 40 मिनट बचने के जो जुमला है, ये सरकारी जो वेबसाइट है उसके अंदर लिखा है। 40 मिनट जब आप वहां जा रहे हैं, जब आपको धीरे धीरे जाना है, वो चीज बनाई इस चीज के लिए है कि आप मेहनत करके ऊपर जाएं। वहां 40 मिनट बचा के आप क्या कर लेंगे किसी का? तो उस 40 मिनट की बात करी, समय को इतना ज्यादा महत्व दे दिया गया है समय बचाने को, कि आपका 30% समय बच जाना है, 40% समय बच जाना है किसी जगह पहुंचने में।
तो ये निहायत मूर्खता वाली बात है। लेकिन जो जो उन्होंने बात करी थी कि इससे दुर्घटनाएं कम होंगी, तो कुछ आंकड़े हैं मेरे पास। जो दुर्घटनाएं अभी हिंदुस्तान में जितनी हो रही हैं, उसका सबसे ज्यादा प्रतिशत, मतलब आप ये माने कि हमारे देश में कोई 80 लाख किलोमीटर के आसपास की सड़कें हैं, तो उसमें से नेशनल हाईवे जो है वो सिर्फ 2% है। और नेशनल हाईवे पे जो दुर्घटनाएं हो रही हैं वो कुल दुर्घटनाओं का 30% है। और जो एक्सप्रेस हाईवे हैं, स्टेट हाईवेज हैं, स्टेट हाईवेज का जो वो है लगभग 2.9% है। और वहाँ लगभग 30% जो दुर्घटनाएं होती हैं वो स्टेट हाईवे पे 23% होती हैं। लेकिन इसका मतलब ये है कि जो बचे हुए जो हाईवे हैं, जो छोटे हैं, जो कि न्यूनतम होता है उसमें। हाँ, उसमें सबसे न्यूनतम है। अब आप जो छोटी सड़क थी उसको बड़े बढ़ाएंगे, और जो ड्राइविंग के एक्सीडेंट होने का सबसे बड़ा कारण है स्पीड, सबसे बड़ा कारण है स्पीड, लापरवाही। जो शराब और ये बहुत कम है, सिर्फ 1.9% दुर्घटनाएं ही शराब के कारण। अब आपने जो इसको फास्ट बना दिया है, तो आपको मालूम है। दूसरी एक बात में, और चूंकि बात ये सड़क की चल पड़ी है, तो मैं एक चीज और जोड़ दूं कि कुल जो ये 4 धाम यात्रा मार्ग जो बन रहा है, ये 890 किलोमीटर का है। आपको मालूम 890 किलोमीटर का ये मार्ग जो है, इसमें से कुछ हिस्से जो हैं इसके इको सेंसिटिव जोन में, जैसे उत्तरकाशी का एक कोई इलाका है जहाँ करीब 70 किलोमीटर का मार्ग बन रहा है गंगोत्री की तरफ जाने के लिए। वो दिसंबर 2012 में इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया था, और इको सेंसिटिव जोन में कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होता, अलाउड नहीं है। उसके लिए आपको एनबीटी और इससे नेशनल ट्रिब्यूनल और इससे परमिशन नहीं है। लेकिन यहाँ एक लूप है। वो लूप ये है कि इनके जो नियम है वो ये बोलते हैं कि अगर कोई भी सड़क का चौड़ीकरण या नया नेशनल मार्ग बनेगा, तो वो अगर 100 किलोमीटर से कम का है तो उसके लिए परमिशन लेने की जरूरत है। आप बिना किसी क्लियरेंस के उसको बना सकते हैं। अब इनको 890 किलोमीटर बनाने थे, तो इन्होंने पूरी परियोजनाओं को 52 छोटी छोटी सड़कों के रूप में प्रस्तुत किया गया, और उस ढंग से इसकी परमिशन। और ये बात जो है, जो बहुत लंबे इसके सिलसिले चले हैं, जो आपने सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी कोर्ट में चला है, ये वहां के से मैंने पढ़ा कि तर्क में उन्होंने पेश करा है कि साहब ये तो जानबूझ के 52 किलोमीटर का करके इन्होंने किया। लेकिन इस चीज को संज्ञान में नहीं लिया गया। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप इसको फिर से सुनिए और 1 दिन में इसका निर्णय ले लीजिए। 1 दिन में निर्णय में ये हुआ कि जो बीआरओ ने और जो एक और जो संस्था इनके साथ जुड़ी थी, उनने मिलके ये उनको लिखित में आश्वासन दे दिया कि अब हम जो भी देखेंगे इको सेंसिटिव जोन के हिसाब से जो भी होगा उसके हिसाब से करेंगे। जब ये बंद था उसके दौरान भी, जब ये मना था उसके दौरान भी मैंने वहां काम होते हुए देखा है अपनी आंखों से। और कितना उन्होंने इको सेंसिटिव जोन का ध्यान रखा है, ये तो जोशीमठ आपको बताया। देख, हाँ, नहीं, जोशीमठ में भी आप देखिए, जोशीमठ में भी अभी ये पूरे विध्वंस के बाद भी जो टीवी पे रिपोर्ट्स आई हैं, रात में 2 बजे वहां पर सारा काम चल रहा था। अभी भी चल रहा है जी। चल रहा होगा शायद, उस दिन तो चल रहा था उसके मना करने के। जबकि हम लोग ये देखते हैं कि पहाड़ों में मिनट की बात नहीं होती, दिनों की बात होती है। 1 दिन का रास्ता है, 2 दिन का रास्ता है, 3 दिन का रास्ता है। वहां मिनट मायने नहीं रखता, घंटे भी शायद मायने नहीं रखते हैं। तो एक ऐसी जगह पर जब ये सब कुछ कर रहे हैं, और बिना, हम ये नहीं कह सकते कि ये लोग बिना सोचे समझे कर रहे हैं। एक जो ये नया फ्रेज है कि ये बिना सोचे समझे नहीं हो रहा है ना, ये सब कुछ तो सोच समझ के ही हो रहा है।
अगर हम अपने घर के बाहर एक पेड़ लगाते हैं या एक गमला खरीदते हैं या अपने घर के बाहर कोई छोटी सी जगह सड़क को भी ठीक करते हैं तो उसमें कुछ पैसा लगता है, हम सोचते हैं कितना लगेगा कितना नहीं लगेगा, उसका क्या होगा। तो ऐसा तो नहीं है कि ये लोग बिना सोचे समझे इस काम को कर रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं बहुत सोच समझ करके कर रहे हैं। तो मुझे इसको लेकर के दो जो मार्क्सवादी बहुत बड़े विचारक हुए हैं उनके दो तथ्य, दो बातें याद आती हैं कि मार्क्स कहते हैं कि जो पूंजीवाद है जब उसका चरम आ जाएगा तो उसके बाद पूंजीवाद नष्ट हो जाएगा। उन्हीं की एक फॉलोअर है, बड़ी फॉलोअर, बाद में उनकी जर्मनी में हत्या भी हुई, रोजा लग्जमबर्ग। रोजा लग्जमबर्ग जो है वो मार्क्स को एक तरीके से डिनाई करते हुए, उनका इनकार करते हुए कहती नहीं, पूंजीवाद बर्बर हो जाएगा, है ना। रोजा लग्जमबर्ग कहती है कि पूंजीवाद बर्बर हो जाएगा, नष्ट नहीं होगा। आज जो हम बर्बरता देख रहे हैं, वो जो जेपी की कॉलोनी है, वो कॉलोनी जेपी वहां पर पावर प्लांट बना रहे हैं, उनकी ही कॉलोनी धंस गई, पूरी कॉलोनी शिफ्ट हो रही है। तो इस सबके बीच में जैसे आप वहां गए हैं तो ये देखा होगा कि जो वहां के मूवमेंट हैं, जो वहां के आंदोलन हैं, उनके लोगों से भी आपका कुछ साबका पड़ा होगा। तो वो किस तरीके से इसको देखते हैं, और वहां आंदोलन चूंकि चले हैं और सरकारों ने उन्हें दबाया है, तो मैंने उसके बारे में आप कुछ बताएंगे। मैंने चंडी प्रसाद जी के साथ कुछ घंटे बिताए हैं वहाँ जाके, उनसे बात करी, उनसे और ये जो धन सिंह, इनसे बात करी। गोविंद सिंह जी तो शांत हो गए हैं, वो नहीं है, और भी तमाम लोगों से बात करी और कुछ जवान आज के लोगों से बात करी। सबसे मैंने एक सवाल पूछा कि साहब, आप चिपको आंदोलन आपने इतना बड़ा चलाया है, पर आज इस परियोजना जो आपकी चल रही है या उसमें 43,000 पेड़ कट चुके हैं, 43,000 पेड़ कट चुके हैं, ये बात है 2019 की जब मैं गया था, और एक भी आंदोलन नहीं। ऐसा क्या है, ऐसा क्यों है कि आपके। तो चंडी प्रसाद जी ने जो बोला, और ये धन सिंह जी ने भी उसको बाद में कंफर्म करा कि साहब, अगर आज की तारीख में हम आंदोलन कोई खड़ा करते हैं और घर से निकलते हैं कोई झंडा लेके, तो पीछे कोई हमारे दिखता नहीं, पीछे हमारे कोई नजर नहीं आता। जो आज का युवा है वो इतना आत्म केंद्रित है कि वो किसी चीज को मतलब यहाँ की जो संपदा है उसको अपना नहीं मान रहा। एक ये बहुत बड़ा परिवर्तन आया है आज के आंदोलन, जो वहाँ आंदोलन नहीं हो पाए, कहीं भी आंदोलन देश में जब हो रहे हैं, वो दबाने का तरीका ये है कि आप उनको समृद्धि का लालच देते हैं, आप उनको नौकरी का लालच देते हैं, आप तरह तरह के लालच देते हैं। जैसे वो जो संघर्षनामा में इन्होंने एक कोट करा है कि वहाँ के संघर्ष, ये जो चिपको आंदोलन को तोड़ने के लिए वन विभाग वालों ने बकायदा वहीं के लोगों को ठेकेदार बनाया। जैसे वहाँ छोटे छोटे स्टॉप डैम बना रहे हैं, छोटे छोटे स्टॉप डैम बनने से कुछ नुकसान नहीं है, 50 या मेगा हाइड्रो पावर से कम के बांध बनाने में उतने नुकसान नहीं होते हैं। तो ये जो स्टॉप डैम जो बन रहा है, उसमें एक जगह कोर्ट है, करीब 15,000 रुपए का अगर स्टॉप डैम बनेगा तो उसका 20 से 30% वो वन विभाग वाला कमीशन के रूप में ले लेता है। और इस तरह से कमीशनबाजी की जो बात है वो वहां के लोगों को के मन में भी डाल दी गई। उसको तोड़ने के लिए, आंदोलन को तोड़ने के लिए कई कई तरह की चीजें सरकार करती है। एक और किताब का मेरे को अभी ध्यान आ रहा है, किताब है एम्प्टी प्लेनेट। भाई एम्प्टी प्लेनेट में, हालांकि वो तो प्रो विकासवादी किताब है और वो ज्यादा बच्चे पैदा करने को प्रमोट कर रही है, लेकिन एक चीज बड़ी विचित्र सी वहां समझ में आ रही है। वो बता रहे हैं कि जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ रही है, जैसे जैसे समृद्धि बढ़ती है, वैसे वैसे बच्चे की दर कम होती जाती है। फिर वो बताते हैं कि जितने समृद्ध देश हैं, जहाँ यूरोप के, अमेरिका के, वहाँ जितने लोग जिन्होंने जिनके कारण समृद्धि आई है,
जो आज 60 साल के ऊपर हो गए हैं, वो सब निर्धन हैं, वो गरीबी रेखा के नीचे चले गए हैं वहां के साथ। ये एक विचित्र सा, जैसे उन्होंने बताया कि जर्मनी में नवजोड़े जो आज की तारीख में हैं, वो करीब करीब उसमें 20 से 25% लोग जो हैं गरीबी रेखा के नीचे, जर्मनी जैसे देश। अगर वो जर्मनी वो सपोर्ट न करे तो वो लोग सर्वाइव नहीं कर सकते। तो रेखांकित मैं ये करना चाह रहा हूँ कि समृद्ध कौन हुआ? आम आदमी तो कुछ सालों बाद, एक जनरेशन बाद ही, पहली जनरेशन बाद दूसरी जनरेशन तो गरीब हो गई, तो वो कौन है जो समृद्ध हुए? आप हमारे देश में देखें तो निंदा लोग हैं, पूरे दुनिया में देखें तो निंदा लोग हैं। तो समृद्धि और विकास की जो आपने बात करी है, जो आपने इससे पहले पूछा था बर्बरता की, उसकी तो बोल रहा हूँ कि ये चुनिंदा लोग जो बर्बर हैं पूंजीवादी, वो अलग अलग चीजों को दोहन कर रहे हैं, है ना। ये जब आप बोलते हैं कि ये भारत की संपदा है, पहाड़ को या नदियों को, तो आप उसको संपदा को खर्च करने योग्य बना देते हैं, संचित नहीं कर रहे हैं। संचित नहीं है, ये हमारी विरासत है, हम ये नहीं बोलते, हम उसको संपदा बोलते हैं। जहां संपदा है तो आप उसको खरीदिए और बेचिए, उसको बढ़ाइए। संपत्ति वो है जो बढ़ेगी, जो स्थायी रहे वो संपत्ति खराब हो जाएगी, ये तो डिवैल्यूड हो जाएगी। ये चीज तो हमको ये पूंजीवादी सिखाते हैं। तो ये बर्बरता है। ये जो बात है इसको हमको समझना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है उन देशों में जो तथाकथित समृद्ध हैं, वहाँ के 20-30% युवक जो हैं वो इसलिए बच्चा पैदा नहीं कर रहे कि उनको बच्चा पालने के लिए पैसा ही नहीं, उनको पैसे नहीं। अमेरिका में उन्होंने बताया, उसी किताब का हवाले से बोल रहा हूँ मैं, एमपी पिल्ले में, वो बोल रहे हैं अमेरिका में एक बच्चे को 19 साल तक अगर बड़ा करें तो $250,000 का खर्चा है मिडिल क्लास। तो क्या हम किस तरह की समृद्धि चाह रहे हैं? जो ये आप समृद्ध हो जाएंगे तो अगर अपनी नाक के आगे हम नहीं देखेंगे, 10 साल बाद क्या होने वाला है वो नहीं देखेंगे, और जो विकास आपके 20 साल बाद आपका नुकसान कर देगा, वो कैसा विकास है? आप मुझे बताइए। तो वही अपरिभाषित चीज है, क्योंकि भारतीय संविधान भी बहुत साफ इस बात को कहता है कि प्राकृतिक संसाधन जो हैं वो हमने हमारी भविष्य की पीढ़ी के लिए हैं, हम उसके संरक्षक हैं। ये भारतीय संविधान में बहुत साफ लिखा हुआ है कि हम उसके दोहन के लिए नहीं है, हमें उन्हें संभाल के रखना है, जो हमारी खनन की चीजें हैं, जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है। जबकि हम तो ये मतलब हमारा जो समय है वो ये मान रहा है कि ये अंतिम समय है, इसके बाद ये सृष्टि नहीं बचेगी, इसलिए जो कुछ है वो हम अपने आप अपने समय में खत्म कर लें, खुद उसको कर लें। शहरी लोग जो बहुत परेशान हैं, जो गांव की तरफ मतलब छुट्टी मनाने के लिए जो उनकी जगह है वो जंगल हो, पेड़ हो, पर उस पेड़ के बीच में एक 5 स्टार जैसी जगह हो जहां वो मतलब अभी जंगलों के बीच में जो होटल हैं, उन होटलों में एक एक दिन का किराया 5-5 लाख रुपए है, एक एक दिन का। उनके अपने हेलीपैड हैं, वहां स्थानीय व्यक्ति घुस नहीं सकता, वहां झाड़ू लगाने के लिए भी लोग जो हैं वो बाहर के हैं। और ऐसे में जब हम एक गांधी के देश में रह रहे हैं जो स्वावलंबन की बात करते थे, गांव के स्वावलंबन की बात करते थे, और ऐसी दुर्गम जगहों पर तो गांव अपने आप में स्वावलंबी थे ही, बिल्कुल। उनके पास तो सब कुछ था। और हम जब आज अपने सुकून के लिए उनकी तरफ मुखातिब होते हैं, वहां जाते हैं, गाँव में जाते हैं, जंगलों में जाते हैं, पहाड़ों में जाते हैं, और बदले में हम उनका जीवन नष्ट कर रहे हैं। जैसा अनुपम जी भी कह रहे हैं कि अमीर आदमी की जूठन भी बड़ी खतरनाक है। तो ये जो एक पूरा मामला चला कि ये कहते हैं कि टिहरी के लिए सुंदरलाल जी से जब बातचीत हो रही थी तो सुंदरलाल जी ने एक बार कहा था कि हमने तो दिल्ली के शौचालयों के लिए जो है वो टिहरी को डुबो दिया है हमारे देश ने। हम बड़ी विकास की बात करते हैं पर हम ऐसा कोई सिस्टम नहीं करना चाहते कि हमारी फ्लश में 10 लीटर पानी की जगह 1 लीटर 2 लीटर पानी जाए। वो हमारी निगाह में विकास नहीं है। पानी का अपव्यय रोकना विकास नहीं है।
हम सैटेलाइट की बात कर रहे हैं, सैटेलाइट से हम ऊपर से सब देख रहे हैं। हम जोशीमठ को सैटेलाइट से देख करके बता रहे हैं कि वो 2.5 सेंटीमीटर या 12 सेंटीमीटर धसा है, जो आंखों से दिख रहा है वो हमें नहीं दिख रहा है। और वो भी ना बताएं तो आज एक सरकार का आदेश आ गया है कि जितने भी डाटा देने वाले और सूचना देने वाले हैं उन पर आज प्रतिबंध लग गया है। इसरो का कल डाटा था कि 12 सेंटीमीटर धस गया है। तो हमें आसमान से दिख रहा है, हम जिस तरीके से समस्याओं को देख रहे हैं वो हमें अपने आसपास से नहीं दिख रही। इसरो बता रहा है, सैटेलाइट बता रहा है कि जमीन धस रही है, तो हम मान रहे हैं। जिसका मकान धसा है, जिसका घर धसा है, जिसका जो जहां काम करता था वो धस गया है, वो महत्वपूर्ण नहीं है, इसरो ने बताया है, इसलिए वो फ्रंट पेज की खबर है। इन पूरी परिस्थितियों में क्या इसी तरीके से आपको लगता है कि भविष्य में हमारा समाज या हमारे नीति बनाने वाले लोग जो हैं वो ये सोच पाएंगे कि हमको इनको बचाना है, और बचाने के तरीके उसी परंपरा से निकलते हैं जो वहां के लोग उसको जानते हैं, और ये एक षड्यंत्र बहुत भयानक जो चल रहा है कि ऐसे सारे लोगों को खत्म कर दिया जाए जो परंपरा को जानते हैं। तो ये कैसे संभव हो पाए? क्या आपको लगता है कि कभी इन लोगों को कुछ समझ आएगी? देखिए, समझ तो आवाम को आना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि ये लोग तो अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए जो निकले हैं, तारकासुर को तो मारा ही जाना चाहिए। तारकासुर को समझ आ जाती तो उस समय तो कुमार संभव होता ही। तो लेकिन मैं जो बात आपकी जो है उसको इस ढंग से अगर मैं कहूँ कि एक पुराने बचपन में अपन कई कथाएं सुनते थे ना कि साहब कोई बहुत रावण की जो प्राण है वो नाभि है, कोई राक्षस है तो उसके प्राण जो हैं वो किसी सुग्गे में है। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो आदमी छुपा के रखता है ताकि कहीं कोई अचानक दुश्मन उस पर पहुंच न जाए। प्रकृति के जो प्राण हैं वो प्रकृति में छुपा के रखते हैं। हमारे लिए मैदान खुले छोड़ दिए, लेकिन नदी के आसपास की जगह, सागर के आसपास की जगह, पहाड़ के ऊपर जंगल, ये वो जगह हैं जहां प्रकृति ने प्राण अपने छुपा के रखे हैं और वहीं से प्रकृति चालित होती है। सारा प्रकृति का खेल जो है वो इन्हीं जगहों से संचालित हो रहा है। आज इतने हजार लाखों करोड़ों अरबों लोग सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, और फिर भी ऑक्सीजन 21% पे बनी हुई है। फिर भी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.3-0.4% के आसपास बनी हुई है। ये कैसे संचालित हो रहा है? ये सब इन्हीं जगहों से संचालित हो रहा है, यही प्रकृति के प्राण हैं। ये बात समझने के लिए आपको एक अलग तरह की दृष्टि चाहिए। मैं यहाँ थोड़ा सा मैं ये बोलूंगा कि हम जितनी भी बात कर रहे हैं और आज भी हम जो चर्चा कर रहे हैं वो मानव केंद्रित स्वार्थ। हम ये नहीं बोल रहे कि प्रकृति समग्र रूप से, खबर में ये आ रहा है कि 500 घर टूट गए या 750 घर टूट गए। खबर में ये नहीं आ रहा कि 150 किलोमीटर का हिमालय दरक गया। खबर में ये नहीं आ रहा कि 10-20 पहाड़ धसक गए। खबर में ये नहीं आ रहा कि 1 लाख पेड़ अब मुर्दा हैं। खबर में ये नहीं आ रहा कि वहां के जो मलबा है वो उठा के नदी में डाला जा रहा है। खबर में ये नहीं आ रहा, खबर में वो नहीं आ रहा, खबर में कुछ नहीं आ रहा सिवाय इसके कि घर टूट गए। मानव का क्या हुआ? जब तक हमारी दृष्टि मानव केंद्रित है तब तक स्वार्थ है, और जब तक स्वार्थ है तब तक आदमी नहीं समझता। कोई ना कोई इन्हीं के बीच में से खड़ा होगा विभीषण, जो बताएगा इसकी नाभि में है अमृत, यहाँ है, यहाँ से निकाल लीजिए, प्राण यहाँ है, वहां से निकाल लीजिए। ये एक बड़ी विचित्र सी स्थिति है, लेकिन ऐसा भी नहीं है। कुछ लोग होंगे जो निकल के आएंगे और अच्छा भी करेंगे। एक दूसरा और जुमला है जिससे मुझे बहुत परहेज है और मैं उसको टालना चाहता हूँ, और वो ये कि हम इसे कैसे बचाएं। मैं नहीं मानता। नहीं, हम नहीं बचा सकते। मानव इतना दुर्बल चीज है कि वो क्या खा के प्रकृति को बचाएगा। प्रकृति के सामने कोई ये पहला जंगल आया है
ये तो फिर मानव निर्मित है। केदारनाथ का भी मानव निर्मित है। आज दुनिया में जितने दलदले आ रहे हैं वो मानव निर्मित, लेकिन उसके पहले प्रकृति ने अपने आप को कहां से कहां लेके आई है। तपती हुई चीज आज पे आज अपन बैठे हैं, इन 450 करोड़ वर्षों में प्रकृति ने अपने आप को बार बार सजा है, पुनर्सर्जित करा है। अगर हम ये मान लें कि हमारी औकात एक दूसरे किसी जीव से बेहतर नहीं है और हमारी हिस्सेदारी पर्यावरण में, प्रकृति में उस जीव से ज्यादा नहीं, भले ही आप वो जीव कीड़ा मान लें, शेर मान लें, जब तक हम अपने आप को हक और हुकूक के रूप में उसके समकक्ष में मान के चलेंगे, और तब तक ये चीज नहीं होगी। जब तक हम ये सहेजेंगे, हम टेक्नोलॉजी से सुधार लेंगे, एक गलती से दूसरी गलती कभी नहीं तो ये नहीं, 2500 साल पहले सिकंदर ने जब हमला किया तो उसने बहुत सारे भारतीय दार्शनिकों को भी पकड़ा। उसमें बहुत सारे सवाल थे कि अगर तुम सवाल का जवाब दोगे, मतलब जवाब दे गर्दन काट दी जाएगी। तो उसने एक सवाल पूछा था, एकाएक ध्यान आया कि सबसे समझदार प्राणी कौन सा है। उस दार्शनिक ने कहा, जो अब तक मनुष्य के संपर्क में नहीं आया। बिल्कुल सही है। यहाँ एक आपकी बात को आगे बढ़ाना चाहूंगा। जब मनुष्य जहां पहुंचता है ना, वो जगह बदल जाती है। वहां उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, उसकी उपस्थिति मात्र से जगह बदल जाती है। और इसका वैज्ञानिक तथ्य है। ये एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें मैं आपको बताऊं, ब्लैक होल वॉर करके एक किताब है। ये बहुत ही हाईली क्वालिफाइड वैज्ञानिक हैं, ऑलमोस्ट नोबेल प्राइज। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट क्वांटम फिजिक्स का बताया है कि अगर आप एक छोटा सा बक्सा बनाएं काला, और उसके एक तरफ बारीक सी छेद करें और वहां से एक इलेक्ट्रॉन को बम्बार्ड करें, है ना चिन्मय भाई, तो वो इलेक्ट्रॉन उस छेद के पीछे वाली, सामने वाली दीवार से एक सीधी रेखा में जाके एक ही जगह बार बार टकराएगा। अब आप उस बक्से में दूसरी तरफ एक और छेद करें और वहां से देखने लगे, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं जो पहले सीधे सामने वाली दीवार पे टकरा रहे थे, आपके देखने के साथ वहां सारा वेपर मच जाता है। तो चुनिंदा इलेक्ट्रॉन उस जगह जाते हैं, सिर्फ आपकी दृष्टि मात्र से इलेक्ट्रॉन बिखर के सामने वाली पूरी दीवार पे आ रही है। तो आपके देखने से इलेक्ट्रॉन का इतना फर्क पड़ता है। और ये सारी धरती तो एटम इलेक्ट्रॉन की बनी हुई है। कई लोगों ने ये चीज बोली है कि हमारी मौजूदगी मात्र से जगह बदल जाती है। आप ये जो सारा समय चल रहा है, अभी देखिए अंडमान का हमको सिंगापुर बनाने की पड़ गई है। इंदौर भी बनने वाला है आपका। इंदौर बनेगा, इंदौर तो सिर्फ मैदानी क्षेत्र है, लेकिन अंडमान बनेगा तो सागर का किनारा है। हाँ, तो मैंने कहा कि वो प्राण है। आप जो लक्षद्वीप है, वहां समुद्र के अंदर होटल बने, समुद्र के अंदर किनारों पे कोरल के लिए जहाँ जाते हैं, कोरल को देखने के लिए उन्हीं के पास होटल बना दिए हैं जिनकी दीवारें शीशे की हैं। ये प्रोजेक्ट उन्होंने पास कर दिया गया है और ग्रीन ट्रिब्यूनल उसका कुछ नहीं करता, क्योंकि समुद्र के आसपास की जो 501 किलोमीटर की जगह है वो डी नोटिफाइड कर दी गई। तो ये जो मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको प्रेम नहीं है, अगर आप अपने आप को ही सब कुछ मान रहे हैं, तो ये बहुत मुश्किल दौर की तरफ हम जा रहे हैं। मुझे सही कह रहे हैं आप। मतलब ये परिस्थितियां जैसी बन रही है ना, हम लोग जैसा देखते हैं मणिपुर के आसपास या बाकी जगह की, बहुत सारे पक्षी हैं वहां आत्महत्या करते हैं, साल में आते हैं, अपने प्राण देते हैं। ठीक वैसे ही हम लोग भी करीब करीब उसी दौर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। शहर में अगर एक तालाब है तो उसके आसपास हम ऐसे घेर करके मकान बनाएंगे कि उसका जो है पानी जाना उसमें बंद हो जाए। तो ये तालाब की बात करी तो एक बात जोड़ूं, एक महाभारत में एक बड़ा अच्छा दृश्य है। युधिष्ठिर युद्ध हो गया है और युधिष्ठिर बैठे हैं अपनी सभा में, और मिलने कोई आगंतुक आ रहे हैं। आगंतुक आता, अपन पूछते हैं भाई आपके भाई बहन कैसे हैं, आपके फलाने कैसे हैं, ठिकाने कैसे, सब ठीक तो चल रहा है, लेकिन वो दो चीजें और पूछते हैं।
आप कहते तालाब से, तालाब तो ठीक है ना, पानी वानी दे रहे हैं, पानी तो ठीक है। तालाब उसके परिवार का हिस्सा है साहब, हम्म, उस गांव वाले के परिवार का हिस्सा है, उसके कुशल हम्म, कुशल क्षेम पूछना जरूरी है। हाँ, आज अपन देखें तो हम कितनी बार किसी से पूछते हैं कि भाई साहब आपके यहाँ की जो नदी जा रही थी उसका क्या है। बड़वा वाले से हमने कितनी बार पूछा कि आपके पास की नर्मदा जी का क्या हो गया। हम्म, हमने उत्तराखंड में अपन इतनी बात कर रहे हैं, इतनी खबरें हैं, जो अभी आप जोशीमठ की हम्म, देख रहे हैं, कहीं आप मुझे बता दीजिए, कहीं लिखा है कि भाई वहां से जो नदी जा रही है उसका क्या होगा, नहीं, धौली गंगा का क्या हुआ। हाँ, वो हमारे परिवार का हिस्सा ही नहीं है, हमारी सोच से बाहर की चीज है। पहाड़ हमारी सोच से बाहर की चीज है, हर वो चीज, ऐशो हर आराम की चीज है। तो वो स्थितियां हैं नर्मदा में, जैसे हम देख रहे हैं सरदार सरोवर में और बाकी सब जगह जो डूब है, कहीं डूब से चीजें खत्म हो रही हैं, कहीं दरकने से खत्म हो रही हैं। और उस सब के पीछे जो है वो हिमालय से लेकर के और कन्याकुमारी तक जो सब तरफ हो रहा है, वो कहीं ना कहीं एक अजीब सी दौड़ जो विकास को लेकर के, और विकास से ज्यादा मुझे लगता है विकास भी क्या होता है, ये तो बहुत वेग सा या एब्स्ट्रैक्ट सी एक टर्म है, एब्स्ट्रैक्ट है कि विकास कोई कुछ होता हो, ऐसा तो लगता नहीं है। विकास के माने तो तीन चीज होते हैं, स्वास्थ्य और शिक्षा अगर आपकी है तो उसी से व्यक्ति का विकास होता है। अगर मकानों से विकास हो रहा होता, किसी चीज से विकास हो रहा होता, तो बहुत आदमी 1 लाख मंजिली बिल्डिंग बना के वहां तक पहुंच जाता। विकास के मायने जो हम लोगों ने बदले हैं, क्योंकि ये तो तय बात है, देखिए कि दुनिया का सबसे बड़ा जो तानाशाह है, वो तानाशाह भी सड़कें तो बनाता है। अंग्रेज जब यहाँ आए तो उन्होंने सड़कें भी बनाई, उन्होंने रेलगाड़ी भी बनाई, तो वो तो अपने साधनों के लिए बेलाडीला में भी बनी। तो जो हम बना रहे हैं वो किस लिए बना रहे हैं, ये तो अंततः तय देखिए, है। सड़कों से हमें परहेज नहीं है, आवाजाही हम्म, चाहिए, परिवहन हाँ हाँ, चाहिए, वो है। लेकिन आप किस तरह की बना रहे हैं, आवश्यकता क्या है उसकी उसकी वो जरूरत है, और वो मतलब कहाँ जरूरत है कहाँ नहीं है। आप आदमी को जब, बहुत सीधी सी बात है, आपको विकास चाहिए तो आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं जिनको आप अपना सकते हैं, कर सकते हैं। फिर अंत में जब आपके पास कुछ नहीं बचता तो आप कहते हैं कि सैनिक सेना के लिए हम बना रहे हैं, और हमारे देश की जो सीमाएं हैं उन्हें सुरक्षित करने के लिए ये फोर की लेन बात है फोर साहब। लेन देखिए बनी ऐसा है। है, मैं जिस इलाके में आप बताऊं, एक अभी सड़क जो बनी है आ, बद्री विशाल के आगे, हम्म, माना हम्म, माना गांव करके एक जगह है। हम्म, माना गांव के ऊपर करीब 18,000 फीट का एक पास है, हम्म, कर है, वो जो चीनी बॉर्डर के पास है। जब हम 2005 में वहां गए थे तब हमने वहां सड़क बनते हुए देखी, हम्म, और हम बहुत डर गए कि यार भाई इतनी ऊंचाई पे सड़क कैसे बना रहे। बताया गया कि ये सेना ही इसका उपयोग करेगी। हम्म, ठीक है। अब ये जो चार धाम यात्रा के साथ उस सड़क को जोड़ दिया गया है, और अभी कुछ दिनों पहले ही हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने उस सड़क को जो माना दर्रे तक हम्म, जाएगी, पर्यटकों के लिए खोलने की घोषणा करी। हम्म, ये वो जगह है जो 20,000 फीट पे है, जहाँ ना ऑक्सीजन है, ना आज तक हम्म, कोई आदमी पहुंचा है, पक्षी भी चुनिंदा हम्म, पहुंचते हैं वहां बनाने की। तो ये सेना के बहाने बने हैं, और अंततोगत्वा व्यापार के लिए खोले जाए। जब व्यापार के मसीहा सिंहासन पे बैठेंगे तो इसके अलावा आपको और कुछ नहीं चाहिए। हम्म, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, हाँ ये हाँ। हमारी देश की नहीं, पूरी दुनिया की बात है। पर आज हम लोग बैठे, बातचीत हुई, बहुत सारी बातें हम सबके हमने आपस में की हैं, और जिस तरीके का वातावरण है वो सच में बहुत त्रासद, बहुत भयावह है। पर आखिर में एक ही सवाल कि आप अभी भी हिमालय जाना चाहेंगे? देखिए, अब जो मैं कह रहा हूँ वहाँ जाने से चीज़ बदलती है। तो हर बार जब मैं जाता हूँ तो मुझे कहीं न कहीं कुछ न कुछ अपने आप में एक डर, मलाल और एक शर्म की स्थिति भी महसूस होती है। हालाँकि हम लोग जाते हैं तो बहुत ही मामूली तरीके से रहते हैं, वैसे भी मामूली तरीके से रहते हैं। लेकिन वहाँ जाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मैं वहाँ घुमक्कड़ी ऐशो-आराम के लिए नहीं जा रहा। मैं हम्म, वो देखने जा रहा हूँ जो मैं कल खोने वाला हूँ। मैं वो दर्ज करना चाहता हूँ ताकि आने वाली पीढ़ी ये समझे
कि क्या खो के तुमने अट्टालिकाएं पाई। आज जब हिमालय जब हमारा नहीं रहेगा, और जो मैं समझ रहा हूं अगर ऐसा चलता रहा तो इस हालत में तो नहीं रहेगा, इस शक्ल सूरत का तो नहीं रहेगा जैसा कि आज हिमालय है। ना हमारी नदियां वैसी रहने वाली हैं, ना हमारे सागर वैसे रहने वाले हैं। तो उनको कहीं ना कहीं दर्द भी तो होना जरूरी है। तो मैं तो उस दृष्टि से जाना है, और ये अपनी जिम्मेदारी में मानता हूँ कि जब तक है तब तक न सिर्फ हिमालय, हर दूर दराज ऐसे इलाके हैं जहाँ आज भी जो अछूता है, जहाँ मानव अपनी परंपराओं को जी रहा है और प्रकृति से प्रेम कर रहा है, उसको मुझे जाना है, उसको दर्ज करना है, ताकि वो कहीं रेखांकित हो कि ऐसे मानव भी इस दुनिया में रहे, तब तोड़ने वाले मानव मिले, और ताकि उनसे मैं सीख पाऊँ, थोड़ा परिष्कृत हो पाऊँ। बहुत अच्छा लगा, बहुत सुकून मिला। अच्छा तो नहीं, मतलब अच्छा अलग बात है, पर एक बहुत सुकून मिला कि अभी भी बहुत एक उम्मीद बाकी है, और इस उम्मीद के साथ शायद हम लोग इस चर्चा को खत्म करें कि शायद अगली बार जब आप जाएंगे तो आपको कुछ सकारात्मक बदलाव दिखे जोशीमठ से। शायद हमारे जो नीति निर्माता हैं वो इंशाअल्लाह ऐसा हो। कुछ कुछ सबक ले सकें।